ये कहानी है सन 2049 की और इस टाइम में ह्यूमंस बहुत एडवांस हो चुके हैं। मतलब अब यहाँ कोई इंसान पैदा नहीं होता बल्कि हर एक इंसान को बनाया गया है। लेकिन उन्हीं ह्यूमंस में से कुछ ने उन्हें बनाने वाली कंपनी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि रेप्लिकेंट्स को भी नॉर्मल इंसानों की तरह जीने का हक होना चाहिए। लेकिन उन कंपनीज को उनकी शर्तें मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने के जैसे ऑफिसर तैयार किए जिनका काम था उन बागी रेप्लिकेंट्स को खत्म करना। और के जैसे लोगों को प्रोफेशनली ब्लेड रनर कहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एजेंट के को देखते हैं और उसे एक रेप्लिकेंट को मारने के लिए भेजा गया था, क्योंकि के ज्यादा एडवांस था इसलिए वो उसे बड़ी आसानी से मार देता है। जब वो वापस हेडक्वार्टर आ रहा था तो उसे एक पेड़ दिखता है जिसके पास उस रेप्लिकेंट ने एक फूल रखा था। जबकि उस पेड़ को स्कैन करवाता है तो उसे वहाँ पर एक मिलिट्री बॉक्स मिलता है जिसे वो खुदाई करके बाहर निकलवा लेते हैं। हम देखते हैं कि अर्थ की हालत बहुत खराब हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ पोल्यूशन है और इंसानों की जिंदगियां नरक से भी बदतर हो चुकी हैं। यहाँ सिर्फ वही जिंदा है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। के अपने घर आता है और यहाँ हम उसकी आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड जोई को देखते हैं। के सिर्फ जोई से बात करता था और उसके अलावा उसे खुश करने वाली कोई चीज नहीं थी। इस बार के बोनस से उसने एक डिवाइस खरीदा था जिसकी मदद से अब वो जोई को घर के बाहर भी ले जा सकता है। के को हर मिशन के बाद एक टेस्ट देना पड़ता था ताकि कंपनी इस बात का ध्यान रखे कि के अंदर कोई ह्यूमन फीलिंग्स ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे एक डिफेक्टेड मॉडल माना जाएगा और वो उसे भी बाकियों की तरह मार देंगे। आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि उस पेड़ के नीचे से जो बॉक्स उन्हें मिला था उसके अंदर एक औरत की हड्डियां हैं। शुरू में उन्हें लगा कि वो एक इंसान है क्योंकि उसकी हड्डियों पर उसका मैन्युफैक्चरिंग कोड लिखा हुआ था। वो सभी हैरान थे कि उसकी मौत प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, क्योंकि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए ये इम्पॉसिबल है। एजेंट के की बॉस जोशी उन्हें कहती है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और वो के को उस बच्चे को ढूंढ कर मारने के लिए कहती है। अब के को लोगों को मारने के बाद कोई दुख या कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, लेकिन इस बार उसे किसी ऐसे को मारना था जिसने जन्म लिया है, ना कि उसे किसी कंपनी ने बनाया है। के इसके बाद कंपनी के रिकॉर्ड्स की जांच करना शुरू करता है। वो बॉडी 30 साल पुरानी थी और इतने पुराने रेप्लिकेंट्स का डेटा मिलना मुश्किल था। वहाँ उसकी मुलाकात लव से होती है जो कंपनी के लिए काम करती थी। वो उसे पुराने डॉक्यूमेंट्स में से उस औरत के टेस्ट रिपोर्ट्स निकाल कर देती है। लेकिन 30 साल पहले किसी इंसान और रेप्लिकेंट में फर्क कर पाना इतना आसान नहीं था। के को रिक डेकर्ड नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है और वो भी 30 साल पहले ब्लेड रनर हुआ करता था, बिल्कुल के की तरह। के उसकी तलाश में निकल जाता है, इन सभी रेप्लिकेंट्स को वेलेस बनाता था और उसके लोग और भी एडवांस रेप्लिकेंट्स पर काम कर रहे थे, पर वो उनसे खुश नहीं था। और वो जब खुश नहीं होता था तो वो उन्हें ब्लेड से काट कर मरने के लिए छोड़ देता था। उसे जानना था कि एक रेप्लिकेंट ने एक बच्ची को कैसे जन्म दिया, क्योंकि इतने सालों में वो खुद ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। इसके बाद हम उनके शहर की एक झलक देखते हैं जहाँ सिर्फ पैसे वालों का ही दबदबा था और गरीब लोग सारे छोटे और नीच काम करते थे। जब लोगों को पता चलता है कि के ने एक और रेप्लिकेंट को मारा है तो कुछ लोग उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं। के उस घर पर दोबारा आता है और उस घर में आग लगा देता है, क्योंकि उसे उस राज को राज ही रखना था। लेकिन वो उस पेड़ के नीचे एक डेट को देखता है जिसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है एक लकड़ी का खिलौना जिसके नीचे बिल्कुल वही डेट लिखी हुई थी। उसे लगा कि ये शायद कोई इत्तेफाक है, लेकिन जब वो पिछले 30 सालों में पैदा होने वाले बच्चों की लिस्ट निकालता है तो उसे पता चलता है कि उस औरत की हड्डियों का डीएनए 2 बच्चों से मैच करता है, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की। के को पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है पर वो लड़का अभी तक जिंदा है। यहाँ जोई के से कहती है कि अब तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम ही उस रेप्लिकेंट के बेटे हो, पर के को पता था कि उसकी सभी यादें नकली हैं, यहाँ तक कि उस लकड़ी के खिलौने की भी। इसके बाद वो उस अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ पर उस बच्चे को पाला गया था। वो अनाथ आश्रम ऐसी जगह पर था जहाँ पर उनके शहर का पूरा कचरा फेंका जाता है। जब वो उनके पास जाता है तो कुछ लोग उसे मारने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन लव एक ड्रोन की मदद से सभी को मार कर के को बचा लेती है। वो एक आदमी से उस बच्चे के बारे में पूछता है और जब वो आदमी कुछ नहीं बताता तो वो उसे बुरी तरह मारता है, क्योंकि यही उसके काम करने का तरीका था। वो आदमी अपनी पुरानी फाइल्स में उस बच्चे की डिटेल्स खोजता है पर उसके रजिस्टर में वो पन्ने किसी ने फाड़ दिए थे। के जब उस जगह की छानबीन करता है तो उसे थोड़ा थोड़ा उस जगह के बारे में याद आने लगता है और फिर उसे वो जगह याद आती है जहाँ उसने वो लकड़ी का खिलौना छुपाया था। और अब उसे यकीन हो चुका था कि वो खोया हुआ बच्चा वही है और इतने सालों से वो खुद को एक रेप्लिकेंट समझ रहा था। वो एना नाम की एक साइंटिस्ट के पास जाता है जो रेप्लिकेंट्स को उनकी यादें दिया करती थी। वो उनके लिए बिल्कुल असली यादें बनाया करती थी ताकि सभी को अपना अतीत याद करके अच्छा महसूस हो। के उससे पूछता है कि क्या वो यादें बनाने के लिए असली इंसान की यादों का भी इस्तेमाल करती है, पर एना उसे बताती है कि ऐसा करना गैर कानूनी है और अगर वो ऐसा करती तो तुरंत पकड़ी जाती। एना उसके ब्रेन को स्कैन करती है और उसे बताती है कि उसके खिलौने वाली यादें बिल्कुल असली हैं। वो ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और एना भी उसे इस हालत में देखकर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर होने वाली थी। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसका एक बार फिर से टेस्ट लिया जाता है और इस बार वो टेस्ट में फेल हो गया था, क्योंकि अब उसके अंदर डर था कि जोशी से झूठ बोलता है कि मैंने उस बच्चे को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन टेस्ट में फेल होने की वजह से जोशी उसे 48 घंटे का समय देती है दोबारा से उसे पास करने के लिए। वो निराश होकर अपने घर आता है और उसके चेहरे पर फिर से वही मायूसी थी। हम देखते हैं कि उसके घर में वही प्रोस्टिट्यूट आई थी जो के का पीछा कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसे जोई ने बुलाया था ताकि थोड़े ही समय के लिए पर के खुश रह सके। जोई उसकी बॉडी को कवर कर लेती है और उस रात के और वो लड़की इंटीमेट होते हैं। वो लड़की बहुत चालाक थी। वो उसकी जैकेट में एक ट्रैकर डाल देती है क्योंकि उसकी गैंग का काम था ब्लेड रनर्स को मारना। उसके जाने के बाद जोई के से कहती है कि वो उसे एम्यूलेटर में ट्रांसफर कर दे, लेकिन के ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर उस एम्यूलेटर को कुछ भी हुआ तो जोई भी खत्म हो जाएगी। पर जोई की रिक्वेस्ट पर के उसके सारे डेटा को ट्रांसफर कर लेता है और ऐसा करते ही कंपनी जो जोई के जरिए उस पर नजर रख रही थी वो चौकन्नी हो जाती है। लव तुरंत जोशी के पास आती है और उसे के की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछती है, पर जोशी उसे बताने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद लव उसे मार डालती है क्योंकि उसने उस बच्चे को मारने के ऑर्डर्स दिए
जिए थे जिसका जिंदा रहना उनके लिए बहुत जरूरी था। के एक आदमी के पास जाता है जो पुरानी चीजें कलेक्ट किया करता था और ये लोग एक मशीन की मदद से उसके अंदर की रेडिएशन से पता लगाते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है और उसे कहाँ बनाया गया था। वो के को एक लोकेशन बताता है और जब के वहाँ जाता है तो हम देखते हैं कि वो जगह एकदम उजाड़ हो चुकी है। आसमान बिल्कुल लाल था और रेडिएशन का लेवल किसी इंसान के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं था। उसे एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर के को रिक डेकर्ड मिलता है। रिक भी पहले कभी ब्लेड रनर हुआ करता था, इसीलिए उसे पता था कि के उसे मारने आया है। वो उसके ऊपर हमला करता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन के उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता क्योंकि वो उसे सिर्फ बात करने आया था। के उससे पूछता है कि उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका नाम क्या था। जब रिक उसे बताता है कि उसका नाम रेचल था तो के समझ जाता है कि रिक ही उसका पिता है, लेकिन वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, न मिलने की खुशी न कुछ खोने का गम। वो बस सच्चाई के पीछे भागता था और उसके मिलने पर उसे एक्सेप्ट कर लेता था। रिक उसे बताता है कि मैंने उस बच्चे के सभी रिकॉर्ड्स मिटा दिए क्योंकि अगर उसके बारे में किसी को पता चलता तो वो उसे मार देते। इसके बाद हम देखते हैं कि लव ने के को ढूंढ लिया था और उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे एडवांस रेप्लिकेंट उसका पीछा करते हैं। वो रिक को पकड़ लेते हैं और के को बुरी तरह मारकर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लव उस एमुलेटर को भी तोड़ देती है जिसमें जोई को उसने स्टोर किया था और इस तरह के उस जगह पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि के को कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। वो अभी तक जिंदा है। उस लड़की ने उसे ट्रैकर की मदद से ढूंढ लिया था। फ्रेशिया नाम की एक औरत उसे मिलने आती है जो उसे रिक और उस बच्चे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि जब रेचल ने उस बच्चे को जन्म दिया था तो वो वहीं थी। वो बच्चा उम्मीद है कि रेप्लिकेंट्स भी किसी को जन्म दे सकते हैं और हम किसी के गुलाम नहीं जिसे कोई कंपनी प्रोग्राम करके अपने काम करवाए। लेकिन जब फ्रेशिया उसे बताती है कि वो बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो के एक बार फिर से असमंजस में पड़ जाता है। फ्रेशिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें लगा कि वो बच्चा तुम हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो कहती है कि रिक भी हमारे साथ था लेकिन फिलहाल उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है, इसीलिए तुम्हें उसे मारना होगा क्योंकि अगर उन लोगों ने उसे सच निकलवा लिया तो हम रेप्लिकेंट्स हमेशा गुलामी की जिंदगियां ही जिएंगे। दूसरी ओर हम वेलेस को देखते हैं जो रिक से उस बच्चे के बारे में पूछ रहा था। वो उसकी वाइफ रेचल का सिर दिखाकर और उसके जैसा एक दूसरा मॉडल दिखाकर उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है, पर रिक उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। कि वापस अपने शहर आता है और वो देखता है जोई को जिसे कंपनी किसी खिलौने की तरह बेचा करती थी। उसे एहसास होता है कि जोई कोई इंसान नहीं और उसकी लाइफ में कोई खुशियां नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज है जिससे उसे खुशी मिले। लेकिन अब उसे एक मकसद मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि सच्चाई का साथ देना और उसके लिए लड़ना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। ये पल उसके लिए बिल्कुल वैसा था जैसा कभी रिक ने महसूस किया होगा कि उसे किसके साथ रहना है और किसके खिलाफ। हम देखते हैं कि लव रिक को बांधकर टॉर्चर करने ले जा रही थी, पर के उन्हें ढूंढकर उनका पीछा करता है। वो उनके सभी लोगों को मार देता है और लव का व्हीकल भी डैमेज होकर क्रैश कर जाता है। वो रिक को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था। वो लव के ऊपर गोली चलाता है लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी थी। वो उससे फाइट करती है और के को बुरी तरह घायल कर देती है। दूसरी तरफ रिक पानी के अंदर डूब रहा था। वो रिक के हाथों को नहीं खोलती और उसे वहाँ से लेकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से के उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। उसका दम घुट रहा था पर वो जल्दी हार नहीं मानती और आखिर में के उसे पानी में डुबाकर बेरहमी से मार देता है। वो रिक को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। के को पता था कि अगर किसी को पता चला कि रिक अभी जिंदा है तो वो उसे फिर से ढूंढेंगे, इसलिए वो लोगों को बताएगा कि रिक भी इस हादसे में मारा गया। इसके बाद के उसे उसकी बेटी के पास लाता है। रिक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। के उसे कुछ नहीं कहता और उसे वो लकड़ी का खिलौना वापस लौटा देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी बेटी कौन है। वो लड़की थी डॉक्टर एना जो रेप्लिकेंट्स की यादों को बनाया करती थी। वो सभी को उस लकड़ी के खिलौने की यादें दिया करती थी जो उसका खुद का बचपन था। लेकिन ये के की किस्मत कहो या बदनसीबी कि आखिर में उसी को वो पेड़ मिला जिसमें वो डेट लिखी हुई थी और उसने एक एक करके सच्चाई को आखिर में खोज लिया। और हम देखते हैं कि के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। हमें ये दिखाया तो नहीं जाता कि उसकी मौत हुई कि नहीं, लेकिन शायद उसके शरीर में कोई हरकत ना होने से हम समझ सकते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन जाने से पहले उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया हो। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।